न्यूक्लियर फिज़िक्स के जो स्टार्ट मोस्ट टॉपिक्स होते हैं उनमें हम कुछ टर्म्स को देखते हैं। ठीक है, उस सबसे पहली टर्म हम एटॉमिक मास को देखते हैं। एटॉमिक मास क्या है? न्यूक्लियस का मास। न्यूक्लियस का मास जिसमें मास ऑफ प्रोटॉन्स प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन्स आ रहा होता है, तो इसे एटॉमिक मास हम कहते हैं। तो एटॉमिक मास ऐसा ही है जैसे हम मोलर मास कहते होते हैं। ठीक है, मोलर मास कहना या एटॉमिक मास कहना, और ये AMU यूनिट्स में इनको लिया जाता है। ठीक है, तो इसके ये हमने देख लिया कि मास ऑफ न्यूक्लियस में, मास ऑफ न्यूक्लियस में क्या आ जाएगा? प्रोटॉन्स के मास और न्यूट्रॉन्स के मास। और इससे पहले हमने हिस्ट्री ऑफ एटम में भी देखा था, और वो भी कि प्रोटॉन का मास जो है वो हाइड्रोजन एटम के न्यूक्लियस से रिलेट किया जाता है। और क्योंकि हाइड्रोजन एटम का जो आयन होता है वो लाइटेस्ट पॉसिबल पॉजिटिव आयन है, तो उसी पॉजिटिव आयन को हम प्रोटॉन का नाम देते होते हैं। तो यहाँ पे जब हम आगे मैसेज ऑफ प्रोटॉन की बात करेंगे ना, तो हम मास ऑफ हाइड्रोजन न्यूक्लियस की बात करेंगे, एटॉमिक मास ऑफ हाइड्रोजन की बात करेंगे। और इसी तरह न्यूट्रॉन, तो न्यूट्रॉन है उसकी हम उसी का मास ऑफ प्रोटॉन से हम ये नोटेशन लिखेंगे, और मास ऑफ न्यूट्रॉन पे हम ये ऐसे नोटेशन लिख सकते हैं। ठीक है, तो टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन करने के लिए जितने नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन हैं उससे मल्टीप्लाई कर दिया, और टोटल मास ऑफ न्यूट्रॉन करने के लिए जितने टोटल नंबर ऑफ़ न्यूट्रॉन्स हैं, जो कि हम जानते हैं ये एटॉमिक मास नंबर माइनस जी कर दें तो ये n आ जाता है। तो ये भी ऐसे भी हम ये लिख सकते हैं। ठीक है, ये आगे हम देखेंगे। तो एटॉमिक मास और मोलर मास ये चीज़ें हमने देख ली कि इनका मास क्या है न्यूक्लियस का। तो इसके बाद हम एटॉमिक नंबर हम जानते हैं, एटॉमिक नंबर जिसे जी से रिप्रेजेंट करते हैं कि कितने नंबर ऑफ़ प्रोटॉन्स हैं। ठीक है, फिर मास नंबर हमने ए देखा, और ए होता है कि प्रोटॉन नंबर प्लस न्यूट्रॉन नंबर। तो ये रिलेशन जैसे यहाँ पे भी लेने लिखा इसी तरह। तो यहाँ पे हम सारी न्यूक्लियस की स्टडी कर रहे हैं, तो इस पे हमारा जो मेन फोकस होता है वो न्यूक्लियस पे होता है, इलेक्ट्रॉन शेल्स इन सारी चीज़ों पे नहीं होता। तो इन सारी स्टडीज़ के बाद एक सिचुएशन आती है कि जब हम हमारे पास मास ऑफ प्रोटॉन्स हैं, जो कि मास ऑफ, अगर मैं प्रोटियम कहूँ, इसका मास हमें नॉन होता है, और उसका मास जो होता है 1.007825 AMU या U यूनिट्स। इसमें U भी इसका वर्ड यूज़ होता है। ठीक है, U ये इसका मास ऑफ प्रोटॉन है। और मास ऑफ न्यूट्रॉन भी हमें पता है कि मास ऑफ न्यूट्रॉन इन U यूनिट्स वो क्या होगा, ये होगा। तो आपके पास, अब हमारे पास जो है मास ऑफ प्रोटॉन भी पता है, मास ऑफ न्यूट्रॉन भी पता है, तो हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं ना कि एक ऐसा न्यूक्लियस जिसमें लेट्स से 5 प्रोटॉन्स हैं और 6 न्यूट्रॉन्स हैं, तो उसका मास क्या होगा। सिंपली कि हम प्रोटॉन 5 टाइम्स मास ऑफ प्रोटॉन कर देंगे विच इज़ दिस, प्लस 6 टाइम्स मास ऑफ न्यूट्रॉन कर देंगे। ठीक है, तो मास ऑफ न्यूट्रॉन कर देंगे तो हमें पता चल जाएगा कि ऐसा ये वाला जो न्यूक्लियस है इसका मास क्या होगा। ठीक है, हम प्रिडिक्ट कर सकते हैं। तो सबसे सिंपलेस्ट जो हम ले सकते हैं वो क्या है, ड्यूट्रियम ले रहे हैं, क्योंकि ड्यूट्रियम में है उसके न्यूक्लियस में एक न्यूट्रॉन है, सिंपलेस्ट केस, सिंपलेस्ट 1 प्रोटॉन। ठीक है, इसके एग्जांपल्स में थोड़े फिर हायर न्यूक्लियस आते हैं जिनमें ज़्यादा नंबर प्रोटॉन और न्यूट्रॉन होते हैं, वो हम जनरलाइज करेंगे। तो ये प्रोटॉन, तो अगर हम सिंपलेस्ट अगर आप कहें कि प्रोटॉन ये प्रोटियम होता है, तो प्रोटियम में एक ही प्रोटॉन होता है, उसके लिए हमें उसका मास हमें ऑलरेडी पता है, और वो है ही अकेला न्यूक्लियस में। ठीक है, तो वो फिर मतलब है ही सिंगल एंटिटी। तो यहाँ ड्यूट्रियम है, इसमें 2 चीज़ें आ चुकी हैं, अब इसकी प्रिडिक्शन हम कर सकते हैं। तो इसकी हम प्रिडिक्ट करते हैं कि मास ऑफ, जो एटॉमिक मास ऑफ ड्यूट्रियम है वो क्या होगा। ठीक है, हम मास डिफेक्ट के कंसेप्ट की तरफ जा रहे हैं। परेशान नहीं होना कि ये कौन सी वीडियो शुरू हो गई है। तो हम ये हमारे पास मैंने जैसे बताया ये हमें नॉन है, तो हम करते हैं, हम थ्योरेटिकली या फिर एक्सपेक्ट करते हैं या फिर जैसे प्रिडिक्ट करते हैं कि इसका मास ऑफ हाइड्रोजन एटम क्या, मास ऑफ ड्यूट्रियम क्या होगा। ठीक है, उसके लिए हम क्या करेंगे कि इसके न्यूक्लियस में होता है 1 न्यूट्रॉन एंड 1 प्रोटॉन, तो इनकी 1 यूनिट्स ऐड कर देंगे कि मास ऑफ हाइड्रोजन एटम बाय 1 यूनिट प्लस मास ऑफ न्यूट्रॉन, मतलब एक है तो एक ही बार कि अगर 6 होते तो फॉर एग्जांपल इसे 6 से मल्टीप्लाई कर देते अगर 6 प्रोटॉन होते, तो ये हम ऐड करते हैं। इन वैल्यूज़ को याद करना या ना करना, आई थिंक याद नहीं करनी पड़ेंगी, ये हमेशा गिवन होती हैं, या आई थिंक गिवन नहीं होती, इनको याद करना पड़ेगा, क्योंकि न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स में ज़रूरी नहीं है कि ये हमें गिवन हो। ठीक
ठीक है। तो ये मास ऑफ हाइड्रोजन जो कि मास ऑफ प्रोटॉन बनता है, इसको याद कर लिया जाए और मास ऑफ न्यूट्रॉन को याद कर लिया जाए, और इसके अलावा एक और वैल्यू भी याद कर ली जाए, तो ये इनफ होंगी मास डिफेक्ट के न्यूमेरिकल्स को सॉल्व करने के लिए। तो उनका अगर टोटल हम निकालें तो हमारे पास ये टोटल मास आता है वो 0.16490 U आता है, ठीक है। ये हमने प्रिडिक्ट किया कि जो मास ऑफ ड्यूट्रम है उसके न्यूक्लियस का मास कह सकते हैं या फिर उसके एटम का मास भी कह सकते हैं, ठीक है। तो वो जो है ये आना चाहिए, ठीक है। तो हमने एक्सपेरिमेंटली देखा कि क्या आता है, ठीक है। एक्सपेरिमेंटली हमने कैलकुलेट किया, तो कैलकुलेट करने के बाद हमें मास ऑफ जो ड्यूट्रम है वो ये मिला, ठीक है। और यहाँ तक तो ठीक, यहाँ पे डिफरेंस आता है और ये ज़्यादा है और ये कम है, देख सकते हैं हम, ठीक है। ये एनर्जी जो हमने एक्सपेक्ट की थी वो ज़्यादा है, जबकि जो ओरिजिनल उसका मास आ रहा है ना वो कम है, ठीक है। तो ये जो डिफरेंस इन मास आता है बिटवीन द एक्सपेक्टेड वैल्यू एंड द एक्सपेरिमेंटल वैल्यू, उसे हम मास डिफेक्ट कहते हैं। कि ये मिसिंग मास कहाँ पे चला गया, कि अभी तो हमने इसमें कुछ जो एक्सपेक्टेड मास में बहुत सारे कंस्टिट्यूएंट पार्टिकल्स के मासेस को भी इंक्लूड नहीं किया, जो कि बहुत कम है, लेकिन हम एक्सपेक्ट कर रहे थे कि जो इसका ओरिजिनल एक्सपेरिमेंटल मास है वो एटलीस्ट चलो इक्वल नहीं तो ज़्यादा आएगा, कम नहीं आएगा। तो ये मिसिंग मास कहाँ पे गया, तो इसको फिर इसके करस्पॉन्डिंग ये जो डिफरेंस इन मास है इसे हम कैलकुलेट कर लेते हैं। डिफरेंस इन मास क्या हो जाएगा कि मास दिस वाला MH11 प्लस MN माइनस ओरिजिनल मास जो इसका है जिससे हम रिप्रेजेंट करते होते हैं M ऑफ AZX, ठीक है। ये मोलर मास, ओरिजिनल मोलर मास ऑफ एटम होता है। ये मैं इसलिए नोटेशन यूज़ कर रही हूँ कि जो स्टैंडर्ड मास डिफेक्ट इक्वेशन है वो हम इसी नोटेशंस में लिखेंगे। तो ये हमने अभी निकाला कि ये 2.01649 U है, ये अगर माइनस करें इससे, ठीक है, तो ये जो डिफरेंस आता है ये आता है 0.002388, ठीक है। और अगर इस डिफरेंस इन मास की करस्पॉन्डिंग हम एनर्जी निकालना चाहते हैं, ठीक है, तो वो डेल्टा ये हो जाएगी कि करस्पॉन्डिंगली इसकी कितनी एनर्जी बनती है, मिसिंग एनर्जी हम कह सकते हैं, इसके करस्पॉन्डिंग एनर्जी क्या बनती है। तो ये C² से मल्टीप्लाई कर दिया, और ये क्योंकि U यूनिट्स में है ना U, तो यहाँ पे C की जो वैल्यू हम पुट करेंगे C² की, ये भी याद कर लेनी है न्यूमेरिकल प्रॉब्लम्स के लिए, ये होती है 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर U, ठीक है। तो ये जब इससे हम मल्टीप्लाई करते हैं तो ये 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर U कैंसिल, तो ये हमें आंसर जो मिलता है मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट में मिलता है, ये जो वैल्यू आती है वो ये 2.224 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट आती है। इस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग जो एनर्जी बनती है वो ये बनती है। तो हमें अब ये एनर्जी मिल चुकी है इस मास डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंग। तो एक्सपेरिमेंटली देखा गया कि कितनी एनर्जी चाहिए होगी एक ड्यूट्रियम एटम से ड्यूट्रियम एटम के न्यूक्लियस को तोड़ने के लिए। न्यूक्लियस में उसके क्या है, एक न्यूट्रॉन और एक प्रोटॉन है, तो न्यूट्रॉन और प्रोटॉन को अलग करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। न्यूट्रॉन को ये हाइड्रोजन एटम प्रोटियम से अलहदा करने के लिए उसके न्यूक्लियस से कितनी एनर्जी चाहिए होगी, उसका न्यूक्लियस ब्रेक करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए होगी। तो वो देखा गया कि वो एग्जैक्टली ये एनर्जी थी। तो जब हमने इससे कम एनर्जी दी तो उसका न्यूक्लियस ब्रेक नहीं हुआ, इतनी एनर्जी थी न्यूक्लियस ब्रेक हो गया। इससे थोड़ी ज़्यादा दी, ठीक है, इससे थोड़ी ज़्यादा थी, जैसे हमने वर्क फंक्शन में फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में देखा था ना कि फोटो इलेक्ट्रिक इफेक्ट में जो इंसिडेंट एनर्जी है वो वर्क फंक्शन में यूटिलाइज होती है, और जो एक्स्ट्रा एनर्जी होती है वो काइनेटिक एनर्जी ऑफ इलेक्ट्रॉन में चेंज हो जाती है। इसी तरह यहाँ पे ये अगर हमने फॉर एग्जांपल 3 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट एनर्जी दी है ड्यूट्रियम को, तो इतनी एनर्जी लग जाएगी न्यूक्लियस को ब्रेक करने में, और जो बाकी बच जाएगी वो प्रोटॉन्स और न्यूट्रॉन्स की काइनेटिक एनर्जी में चेंज हो जाएगी। और ये ही एक्सपेरिमेंटली देखा गया और ये पाया गया कि जो मास डिफेक्ट और डिफरेंस इन मास जो आता है वो बाइंडिंग एनर्जी में यूटिलाइज हो रहा होता है, ठीक है। ये जो मिसिंग मास होता है ये बाइंडिंग एनर्जी के करस्पॉन्डिंग होता है, और ये वो एनर्जी होती है जो उसको टुगेदर रख रही होती है पूरे जो न्यूक्लियस में न्यूक्लियॉन्स हैं उनको। और एक्सपेरिमेंटली ये सारे जो एटम न्यूक्लियसिस हैं, सारे न्यूक्लियसिस को हम बना सकते हैं ना मास ऑफ 6। फॉर एग्जांपल अगर मैं कार्बन का एटम बनाना चाहती हूँ तो मास ऑफ 6 उसमें प्रोटॉन्स होते हैं, 6 न्यूट्रॉन्स होते हैं,
तो ये मैं एक्सपेक्टेड मैथ्स निकालूंगी और इसका जो ओरिजिनल मैथ्स है वो हमें गिवन होगा अगर हमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी निकालनी है। हमें एक्सपेरिमेंटली जो इसका ओरिजिनल मैथ्स है, ठीक है, ये इसका ये वाला मैथ्स हो गया, माइनस हम इसकी एक्सपेरिमेंटल वाला मैथ्स नहीं करेंगे, ठीक है, एक्सपेरिमेंटल वाला मैथ्स करेंगे और इन दोनों को अगर मल्टीप्लाई कर देंगे C² से, विच वॉज 31.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू, तो हमें उसकी बाइंडिंग एनर्जी पता चल जाएगी, ठीक है। तो मैच डिफेक्ट के करस्पॉन्डिंगली जो एनर्जी आती है उसे बाइंडिंग एनर्जी कहते हैं। और अब हम इसकी मैच डिफेक्ट इक्वेशन लिखते हैं और ये मैच डिफेक्ट इक्वेशन हम लिखते हैं कि EB उसको नेम कर देते हैं। ये जो डेल्टा M C² आया था ना, इसको, तो डेल्टा M हमने देखा कि Z टाइम्स मैस ऑफ प्रोटियम, ठीक है, दिस इज़ प्रोटोन। तो Z टाइम्स के कितने नंबर ऑफ प्रोटोन हैं प्लस मैस ऑफ न्यूट्रॉन मल्टीप्लाई बाय न्यूट्रॉन नंबर, कितने न्यूट्रॉन है, माइनस जो उसका एग्जैक्ट मैस है उस एटम का, ठीक है, और दिस इज़ मल्टीप्लाइड बाय C² और C² हमने अभी देखा 931.49 मेगा इलेक्ट्रॉन वोल्ट पर यू है, C², ठीक है, C नहीं C² कि ये वैल्यू इस डायरेक्टली इधर लगा दें। तो दिस इज़ द मैच डिफेक्ट इक्वेशन और ये मैच डिफेक्ट इक्वेशन हमें बताती है कि डिफरेंट न्यूक्लियाइज के की बाइंडिंग एनर्जी क्या है, ठीक है। और बाइंडिंग एनर्जी क्या होती है कि तमाम के तमाम को जोड़ने के लिए, तमाम के तमाम न्यूट्रॉन और प्रोटॉन्स को जोड़ने के लिए, ठीक है, या उनको तोड़ने के लिए, सारे के सारे। ये अगर ऐसी कोई बात कह रहे हैं कि न्यूट्रॉन को कैल्शियम के फॉर एग्जांपल न्यूक्लियस में ऐड करने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, तो उसके करस्पॉन्डिंग हम बाइंडिंग एनर्जी नहीं निकालेंगे, बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन निकालेंगे, क्योंकि हम एक न्यूक्लियन इसमें ऐड करें तो वो फिर बाइंडिंग एनर्जी नहीं कहलाता, ठीक है। बाइंडिंग एनर्जी इज़ कि पूरे के पूरे न्यूक्लियस को सिरे से बनाने के लिए कितनी एनर्जी चाहिए, सिरे से मतलब है ही नहीं और उसको बनाने के लिए, या उस अगर है तो उसको तोड़ने के लिए सारे के सारे अलग हो जाएं तो कितनी एनर्जी चाहिए। तो इसमें हम जब भी बात करेंगे बाइंडिंग एनर्जी की, वी विल कंसीडर द मैस ऑफ प्रोटॉन्स, उन सब के न्यूट्रॉन्स किए, उसके ओरिजिनल मैस से माइनस किया और हमने ये सारी चीज़ें ले ली। और अगर एक न्यूट्रॉन या एक प्रोटॉन हम डाल, ये जो ड्यूट्रियम का केस था उसमें हमने प्रोटियम में ऐड किया था ना न्यूट्रॉन, और प्रोटियम में होता ही एक प्रोटॉन ही जिसे हम कह सकते हैं। तो प्रोटॉन और न्यूट्रॉन को ज्वाइन करने के लिए, न्यूक्लियस बनाने के लिए, जो कि ड्यूट्रियम होता है, कितनी एनर्जी चाहिए, दैट विल बी बाइंडिंग एनर्जी, जो हमने अभी 2.224 कैलकुलेट की थी। तो दीज आर एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ और इन एक्सपेरिमेंटल वैल्यूज़ को एक्सप्लेन करने के लिए आगे बाइंडिंग एनर्जी पर न्यूक्लियन भी हम देखेंगे, उसका भी सेक्शन है, उसकी भी प्रॉब्लम्स आती हैं, उसकी भी मैच डिफेक्ट इक्वेशन या इस तरह की चीज़ें हैं। तो इनको एक्सप्लेन करने के लिए, थ्योरेटिकल बेसिस देने के लिए हम लिक्विड ड्रॉप मॉडल, शेल मॉडल, इस सारे मॉडल्स को एम्प्लॉय करते हैं। तो पहले हमने एक्सपेरिमेंटल डाटा लिया, फिर उसके बाद हम एक सेट ऑफ बेसिस क्रिएट करना चाहते हैं, थ्योरेटिकल बेसिस, जो इन वैल्यूज़ को रिप्रोड्यूस कर सके हमारे लिए।